हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है क्योंकि मैं आज आपको करवाने वाला हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा वन शॉट वीडियो। पूरा का पूरा चैप्टर हम करेंगे, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम करेंगे। तो आपको यहाँ पे मैं आपको बेसिकली ये बता पाऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। अगर आप कभी भी कोई भी पीवाईक्यू उठा के देखो, चाहे आप सीयूईटी का, तो वहां पे देखोगे कैश फ्लो का क्वेश्चन इस तरीके से कि ये आइटम कहाँ जाएगी, ये आइटम किस अमाउंट से कहां पर जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है मेरे को फॉर्मेट ध्यान रखना कि फॉर्मेट क्या है। हम पूरा का पूरा फॉर्मेट अच्छे से करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। आपको मैं बता दूं कि आपको जैसे याद रखना ABCDIL, इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एक चीज पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको सारी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास जो आते हैं कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग होती है, कौन सी फाइनेंसिंग होती है, कौन सी इन्वेस्टिंग होती है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो बिजनेस एक्टिविटी तीन ही तरीके की हो सकती है कि आप बिजनेस को ऑपरेशंस यूज कर ऑपरेशंस बिजनेस के नॉर्मल डे टू डे काम करने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो, कि मतलब वो जो आपको पैसे आते हैं या जाते हैं वो आ गए। फिर आता है आपके पास इन्वेस्टमेंट, कि जब आपके पास मान लो आप जो नॉर्मल ऑपरेशंस कर रहे हो उसमें जो आपको पैसे की बचत हुई तो वो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो वो आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरी मेरे पास आती है कि बिजनेस चलाने के लिए शुरू में पैसा कहां से आया, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, वो होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली पैसा आया कहां से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यूजेज कहां पे हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बच गया वो कहां लग रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिंपल है। तो देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है। सबसे पहले एक्टिविटी देखो, जैसे हमने कहा कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कि आप अपना मेजर काम कर रहे हो, गुड्स बेचना, सर्विसेज बेचना, उससे जो कैश आ रहा है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, इस तरीके से आपके पास कोई भी रेवेन्यू आता है कि रॉयल्टी आ रही है या कमीशन आ रही है। तो मान लो जैसे मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़े बेच के जो मेरे को मिल रहा है, एक मेरे को कमीशन मिल जाती है, अगर मैं ज्यादा बेच देता हूँ तो मेरे को सप्लायर कुछ दे देता है। तो वो सारी चीजें आ गई। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल, की कोई जो मेरे से उधार पे सामान दे गया वो मेरे को पेमेंट करके चला जाए, तो वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेमेंट, इन सबकी पेमेंट, जैसे गुड्स आपने खरीदे बेचे तो कैश रिसिप्ट, जब खरीदे तो कैश पेमेंट। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इस तरीके से जिनसे उधार पे सामान खरीद रखा था। बाकी खर्चे हो गए, जैसे वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, अदर पेमेंट्स हो गई। कैश पेमेंट्स और रिफंड्स ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली इनकम टैक्स पे करना या इनकम टैक्स का रिफंड आना। रिफंड ऐसे आ जाते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारी इनकम हम समझते हैं कि 1 लाख इनकम है, सरकार को लगता है नहीं 1.5 लाख इनकम है, तो हम ज्यादा टैक्स ले लेते हैं सरकार हमसे, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट हो जाता है तो हमारे पास वापिस आ जाता है। तो वो आप पेमेंट करना या रिफंड होना, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की मैं बात करूं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट भी आपको यहीं से ध्यान हो जाएगा। गिनती की चीजें होती हैं। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है आपने कहां कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इन्वेस्ट आप करते हो नॉन करंट एसेट्स के अंदर। नॉन करंट एसेट याद करो, मैंने आपको बैलेंस शीट कराई, इधर रेशियो एनालिसिस में भी करवाई, आपको बैलेंस शीट में भी करवाई। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट एसेट में तीन चीजें आती हैं। एक आती है PAI। पी का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ए का मतलब यहाँ पे एंड इंटेंजिबल एसेट्स भी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ए से आता है जी आपके पास लॉन्ग टर्म एडवांसेस, कि आपने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन एडवांस कर रखा है, तो लॉन्ग टर्म एडवांसेस। आई से आता है इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो बेसिकली तीन चीजें आती हैं मेरी नॉन करंट एसेट्स के अंदर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी इन्हीं के अंदर आएगी। जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहां पर क्या क्या होंगी, परचेज करना इसको, परचेज ऑफ PPE, सेल ऑफ PPE। सिमिलरली लॉन्ग टर्म एडवांसेस, किसी को आपने लॉन्ग टर्म एडवांसेस प्रोवाइड करना या उसकी रीपेमेंट रिसीव करना, तो दोनों चीजें कहां आएंगी आपकी नॉन करंट एक्टिविटी में, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसी तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल करोगे तो भी आपकी क्या हो जाएगी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो 6 तो ये हो गई सीधी सीधी। और क्या होती हैं, 4 चीजें और ध्यान रखनी होती है। अब सोचने की बात है, अगर आपने कहीं कोई आपने जैसे कि लॉन्ग टर्म एडवांस कर रखा है, किसी को लोन दे रखा है, तो उसके ऊपर आपको ब्याज दे रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे हो जाएगा, उसे बोलेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड।
सिमिलरली अगर आपने कोई लैंड खरीद रखी है, जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या करोगे आप, या तो कोई लैंड ले लोगे या किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लोगे। अगर कोई लैंड ले रखी है तो उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा होगा, रेंट, तो रेंट रिसीव्ड। किसी और दूसरी कंपनी के शेयर्स वगैरह कुछ खरीद रखे हैं तो उस पर क्या मिल रहा होगा आपको, डिविडेंड मिल रहा होगा, तो डिविडेंड रिसीव्ड। एक और आता है दैट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है किसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेरी कोई एसेट को, मशीनरी को आग लग गई तो उसके ऊपर मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, तो दैट इज माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो। ठीक है, तो ये हो गए कैश फ्लो के सारे कारण। और पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब आपको करवाऊंगा तब भी यही आइटम्स लिखवाऊंगा। तो मान के चलो वो आपका खत्म हो गया कि कैश आउटफ्लो के रीजन और इनफ्लो के रीजन हो गए कि सेल कर दो आप पीपीई, सेल कर लॉन्ग टर्म एडवांसेस की रीपेमेंट रिसीव हो जाए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल कर दो, ये चारों चीजें। खर्चे क्या होंगे, परचेज ऑफ दिस, ये किसी को लोन दे देना, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बात ही खत्म। ठीक है, आगे आता है मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करवाया ऐसे ही ये करवाता हूं। देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि मेरे बिजनेस का सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, मेरे बिजनेस के पास पैसा आ कहां से रहा है। तो हम पैसा कहां से लाते हैं, हम पैसे का सोर्स कहां से करते हैं, या तो हम शेयर्स इशू करते हैं, चाहे आप इक्विटी करो चाहे आप प्रेफरेंस करो। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, डिवेंचर्स इशू कर सकते हो, तब पैसा आ जाएगा, या फिर आप कैश क्रेडिट, या फिर बैंक लोन, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये कर लो। ठीक है, 3 तरीके हुए। अब फिर से, अब इनके अंदर मेरे को क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका 2 चीजें, शेयर्स को इशू कर देना तो मेरे पास पैसा रिसीव होगा, मैंने शेयर्स इशू करे, मैंने किसी को शेयर्स दिए तो मुझे पैसा रिसीव होगा। इसका उल्टा, शेयर्स को उल्टा होता है शेयर्स का बायबैक कर लेना शेयर्स, तो इससे पैसा मेरा क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। डिवेंचर्स का सिमिलरली, इशू करूंगा डिवेंचर्स तो इनफ्लो होगा, और रिडीम करूंगा डिवेंचर्स तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। कैश क्रेडिट या बैंक ओडी या लोन, इसके अंदर भी क्या होगा, अगर मैंने बैंक लोन रेज करा या बैंक ओडी इंक्रीज हुआ या कैश क्रेडिट इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब मेरे पास कैश आया, या मैं क्या करूंगा, इनका रीपेमेंट कर दूंगा, समझ गए, या मैं क्या कर दूंगा, रीपेमेंट करूंगा। तो ये हो गया आउटफ्लो, ये हो गया इनफ्लो, ये हो गया इनफ्लो, ये हो गया आउटफ्लो, ये हो गया आउटफ्लो, ये हो गया इनफ्लो। समझ आई। अब और क्या क्या आइटम्स आएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, देखो, शेयर्स अगर आपने इशू कर रखे हैं तो आप उनके ऊपर लोगों को डिविडेंड दोगे, तो इसके अंदर आ जाता है मेरे पास डिविडेंड पेड। और क्या आ जाता है मेरे पास, डिवेंचर्स है, उनको मैं क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, तो इंटरेस्ट पेड। कैश क्रेडिट, बैंक ओडी, बैंक लोन, इन सबको भी मैं ब्याज दूंगा। और यहां पे हम लिखते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस, अगर कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो वो भी हमारे यहां पर आएंगे। इसी तरीके से कोई अंडर राइटिंग कमीशन आपको देनी पड़ती है, अंडर राइटिंग कमीशन, बेसिकली अंडर राइटिंग कमीशन भी क्या है, शेयर इशू का ही खर्चा है, तो ये सारे खर्चे भी मेरे कहां पर आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गिनती की 6 और 3 9 आइटम्स है, इनके अलावा आपसे वो कुछ पूछने नहीं वाला। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटीज तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है, इनको आप गलती से भी छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको क्वेश्चन यहीं पे घुमाने वाला है। पहली चीज वो कहता है कि बैंक, क्या कहता है वो, बैंक कहता है कि बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स आर फाइनेंसिंग कंपनीज। ये क्या है, मेरी फाइनेंसिंग कंपनीज है। और फाइनेंसिंग कंपनीज के बारे में आपको ध्यान रखना है
फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनके लिए हर एक्टिविटी, जैसे कि इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, ये सारी क्या होंगी, इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होंगी। एक नॉर्मल बिजनेस के लिए इंटरेस्ट रिसीव करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, इनके लिए क्या होंगी, ये हमारे पास इनका ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि इनके लिए ऐसी एक्टिविटीज जैसे इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना क्या होने वाली है, ऑपरेटिंग होने वाली है। तो पहले पॉइंट में से क्लियर करा कि फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आपके सामने कहीं पर भी नाम आए तो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर कहता है ऑल ट्रेडिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड अदर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स आर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। बाकी सबको हम नॉन फाइनेंसिंग बोल रहे होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है कि फाइनेंसिंग किसे बोलते हो, नॉन फाइनेंसिंग किसे बोलते हो। अगला पॉइंट कहते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज सिंस, इसी वजह से परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, कि ये जो भी सिक्योरिटी खरीदते बेचते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, तो ये अगर कोई भी सिक्योरिटी खरीदते बेचते हैं तो इनके लिए वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। जैसे कि शेयर्स डिवेंचर्स आर इट्स मेन रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। सिमिलरली गिविंग एंड टेकिंग लोन्स भी इनकी मेन रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। तो इन सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आ रही है बात। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नॉन फाइनेंशियल, हम नॉर्मली जितना भी हमने पहले लिखा वो इनके बारे में लिखा। हमने जो भी जितनी बात की फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो सारी हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम शैल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नॉर्मल कंपनी के लिए, जैसे नॉर्मली हमने बात करी थी अभी, हमने कहा था अगर नॉर्मली हम देखें तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो क्या है, एक नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। समझ आई बात। तो ये कहना चाहता है ये। अगला देखो, कहता है फॉर रियल एस्टेट कंपनी, जैसे हम नॉर्मल, मेरे लिए अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी और मैं कोई लैंड खरीदता हूं तो वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट एक रियल एस्टेट का एंटरप्राइज जिसका काम ही रियल एस्टेट का है, वो अगर लैंड खरीदता है तो वो उसके लिए ऑपरेशनल एक्टिविटी है। फॉर रियल एस्टेट एंटरप्राइजेस purchase and sale of land and rent received shall be classified as operating activities since they relate to its main revenue producing activity. Last point कहता है for a computer manufacturer company, manufacturing and selling of computers will be classified as operating activities since they relate to main revenue producing activity. समझ आ रही है सारी बातें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन आपको इसका टकरेगा कि जो इनमें से कोई कंपनी के बारे में बात कर रहा होगा और आपको पूछ रहा होगा कि एक्टिविटी बताओ, फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग है या फिर इन्वेस्टिंग है। इसके मैं एमसीक्यूज भी आपको अच्छे लेवल के करवा दूंगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपनी अकाउंटिंग पे, अपने फॉर्मेट्स पे, क्योंकि फॉर्मेट्स बहुत मेन है मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के और वो मेरे को बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो देखो कैसे आप निकालते हो। पहला पॉइंट हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकलता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आप निकालते हो, दैट इज, सबसे पहली चीज जो स्टेप 1 होता है आपका, वो होता है, स्टेप 1 जो होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है कि आप फाइंड करो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या करो आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को आप कैलकुलेट करोगे। ये निकलता कैसे है, इसकी शुरुआत कहां से होगी, इसकी शुरुआत होती है जी आपको क्वेश्चन में एक चीज गिवन होती है, दैट इज सरप्लस। दैट इज सरप्लस। सरप्लस से यहां तक पहुंचने के लिए, सरप्लस के लिए आप नेट सरप्लस निकालते हो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, कि क्लोजिंग सरप्लस आपको दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस और स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है आपको 50,000 का, ओपनिंग दे रखा था 20,000 का, तो डिफरेंस इज 30,000। दैट इज योर सरप्लस। तो पहली चीज आपको नेट सरप्लस देख के इसके अंदर आप 3 चीजें जोड़ते हो। पहले तो 3 चीजें जोड़ते हो, दैट इज योर टिप, TIP,
दैट इज योर टिप, TIP। टी से आता है आपके पास ट्रांसफर टू रिजर्व, जो आपने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया। आई से आता है आपके पास इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड। पी से आता है आपके पास प्रोपोज्ड डिविडेंड, पी से प्रोपोज्ड डिविडेंड, पी से प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल का प्रोपोज्ड डिविडेंड है वो। तो आप क्या करते हो, पहले इन तीन चीजों को जोड़ देते हो। फिर आता है आपके पास यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें दो चीजों को आप जोड़ते हो और दो चीजों को आप माइनस करते हो। जिनको जोड़ते हो, एक है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक और चीज जोड़ते हो, दैट इज योर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स। माइनस करते हो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, और एक और चीज माइनस आप करते हो, दैट इज योर टैक्स रिफंड। ठीक है जी। ये करने के बाद, ये करने के पास आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये निकालना जरूरी होता है हमारे लिए कि पहला स्टेप होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा पहला स्टेप होता है कि आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालो। बेसिकली जो मेरा प्रॉफिट था, नेट सरप्लस होता है कि प्रॉफिट सभी चीजें माइनस करने के बाद, तो हम इसीलिए इसके अंदर वापस से ऐड कर देते हैं कि जो आपने रिजर्व में डाला वो वापस ऐड करो, जो डिविडेंड पे किया वापस ऐड करो, ये भी वापस ऐड करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे जो तुमने क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे, उनको ऐड करो। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया था, वापस ऐड करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम कहता है जो तुमने जोड़ दी थी उसे माइनस करो। तो बेसिकली हम सब कुछ उल्टा करके हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो पहला स्टेप होता है आपका ये निकालना, और इसको हम ना बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट बनता है उसके बाहर वर्किंग नोट बनाते हैं सेपरेट, वहां पे निकालते हैं। ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आने के बाद आप बनाते हो, जो ये तो फॉर्मेट के बाहर बनेगी, अब जो फॉर्मेट बनता है हमारा बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो, ये बनाने के बाद हम बनाते हैं हमारा बेसिकली जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बनता है। अब आपसे फॉर्मेट बनवाएगा नहीं वो आपसे पेपर में, लेकिन मैं आपको चीजें लिखवा देता हूं उसके अंदर कहां पे क्या चीज आती है, वो बहुत जरूरी है कि कहां पे क्या आ रहा है। इस फॉर्मेट के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो यही आती है, नेट प्रॉफिट। इसकी शुरुआत यहीं से होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है। ये फिगर लिखने के बाद, ये फिगर आपका जो भी है आप लिख देते हो, फिर आप चलते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने की तरफ। ये आपने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, कुछ चीजों को एडजस्ट करोगे। तो आपका सबसे पहली हेडिंग बनती है यहां पर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब आपसे वो क्वेश्चन में पूछेगा कि मान लो कोई भी आइटम उठा के देगा, वो बोलेगा कि उसकी वो आप कहां पे लिखते हो, एडजस्टमेंट्स में लिखते हो या वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखते हो या उसके भी नीचे लिखते हो या इन्वेस्टिंग में जाती है, फाइनेंसिंग में जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे को पूरा फॉर्मेट आना जरूरी है। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करें, इसकी एडजस्टमेंट्स करें। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आप कुछ चीजें ऐड करते हो और कुछ चीजें आप माइनस करते हो। तो ऐड करने वाली चीजें क्या होती हैं, आप बहुत आराम से याद रख सकते हो, ए बी सी डी आई एल। फिर आप माइनस करते हो कुछ चीजें, तो आप यहां पे 5 चीजें माइनस करते हो। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे याद रखनी है आपको वो। तो पहले हम देखते हैं ऐड क्या क्या होता है। तो देखो ऐड क्या क्या होता है, ए बी सी डी आई एल। ए से आता है मेरे पास amortization of fictitious and intangible assets। बेसिकली गुडविल की वैल्यू कम हो जाए तो वो यहां पर आ जाएगी कि अमोर्टाइज हो गई, या किसी पेटेंट की वैल्यू कम हो जाए तो बेसिकली किसी भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाए, या डेफर्ड रेवेन्यू स्पेंड या फिक्टिशियस एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाए, तो यहां लिखोगे। बी से आता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ,
बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, या मैं कहूं एनी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, कोई भी चीज, आपको कोई भी चीज रिटर्न ऑफ आ गई, ध्यान रखना आपने यहां लिख देनी है और कुछ नहीं सोचना। एनी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कोई भी खर्चा राइट ऑफ किया गया हो, जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, कोई भी चीज रिटर्न ऑफ तो आप यहां पे लिख दोगे, कोई भी चीज रिटर्न ऑफ तो आप यहां लिख दोगे। सी से आता है क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, कि आपने कोई भी प्रोविजन बनाया, बेसिकली यहां पे आपको एक ही चीज चेक करेगा वो, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और कुछ आपको चेक करा नहीं जाएगा, तो सिर्फ आपको वही आना चाहिए अच्छे से। डी से आता है मेरे पास डेप्रीसिएशन, डी से आता है मेरे पास डेप्रीसिएशन। आई से आता है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कि मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो वो यहां आ जाएगा। एल से आता है मेरे पास लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी मैंने फिक्स्ड एसेट अगर बेची है तो उसके ऊपर अगर मेरे को लॉस हुआ है तो मैं यहां पर लिखूंगा उसको, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान रखना, ये हम सब कर क्यों रहे हैं, देखो हमारे पास आया प्रॉफिट्स आ गए, हमें पहुंचने की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीजें जो ऑपरेटिंग नहीं है या जो कैश नहीं है उनको माइनस कर देते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस, जैसे कि मान लो मेरी गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हो गई, अगर गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हुई तो क्या एक्चुअली में मैंने किसी को कैश पे करा है, नहीं करा, तो आपको उसको वापस से ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो कैश पेमेंट हुई नहीं थी। सिमिलरली बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स मतलब पैसा जो आना था वो डूब गया, नहीं आया, तो मेरा कोई कैश तो नहीं गया ना, तो वापस से ऐड कर दो। तो बेसिकली वो सब चीजें जो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, कि ऑपरेशंस की नहीं है, कैश तो है लेकिन ऑपरेशंस की नहीं है, जैसे आई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तुमने पे करा, अब ये तुम्हारा ऑपरेटिंग तो नहीं है ना, इंटरेस्ट पे करना क्या होता है याद करो, इंटरेस्ट पे करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो यहां से आपने वापस से ऐड कर दिया कि ये यहां का नहीं है। माइनस क्या करोगे आप, माइनस क्या करते हैं हम, 5 चीजें माइनस करते हैं, इनके अपोजिट, अमोर्टाइजेशन का अपोजिट होता है कि बेसिकली एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, जो कि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं कि एसेट खरीद ली। बैड डेट रिटर्न ऑफ का भी कोई यहाँ पे हम अपोजिट नहीं होता। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन का होता है कि डिक्रीज इन प्रोविजन, अगर प्रोविजन की वैल्यू कम कर दो आप तो यहां पर आ जाएगा। और क्या आता है यहां पर, डेप्रिसिएशन का अपोजिट होता है एसेट की वैल्यू बढ़ना, इन्वेस्टिंग में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये क्या है, मेरा पेड, जो मैंने पेमेंट करी है। यहां पर क्या आएगा मेरे पास, इसका उल्टा इंटरेस्ट रिसीव, तो यहां पे 3 तरीकों के रिसीव्ड लिखेंगे हम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये माइनस इसलिए कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग नहीं है और तुमने ऐड कर रखा होगा, तो हम क्या कर देते हैं, इनको माइनस कर देते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और आ जाओ आप डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, और आ गया लॉस का उल्टा आ जाएगा आपके पास गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इन सबको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे इन 5 आइटम्स को। तो हमने देखा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए शुरुआत की जाती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए 7 आइटम्स को ट्रीट किया। फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में मैंने क्या किया, ऐड करी पहले ABCDIL को, फिर माइनस करा इनके अपोजिट्स को। ये सब करने के बाद हमें मिल जाता है, ये सब करने के बाद हमें मिलता है कैश, सॉरी यहां पे हमें मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कहता है वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले पहले जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमने निकाल लिए। यहां पर हम लिखते हैं अब ऑपरेटिंग, जो भी हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस होंगे अब हम उनको कंसीडर करेंगे। तो क्या क्या आएगा यहां पर, देखो मेरे पास यहां पर हम ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और ऐड कर देंगे हम डिक्रीज इन करंट एसेट। कहता है अगर करंट एसेट रिड्यूस हुई तो इसका मतलब कैश आया है। जैसे कि मान लो मेरा स्टॉक क्या है, करंट एसेट है, स्टॉक रिड्यूस हो गया, पहले 1 लाख का था 80,000 का, तो 20,000 मैंने बेच दिया होगा, तो 20,000 का कैश आ गया होगा, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को। इस तरीके से माइनस कर देते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को और
इंक्रीज इन करंट एसेट को, कि जैसे मान लो मेरा स्टॉक बढ़ गया 80 से, अब मेरा पहले 50,000 का था, अब 80,000 का होगा, तो इसका मतलब मैंने 30,000 पेमेंट कर दी होगी, तो इसलिए इनको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ये करने के बाद हमारे पास जो आता है उसे हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन से इतना कैश जनरेट हुआ है, इसमें से आप क्या कर देते हो, आप माइनस कर देते हो इनकम टैक्स पेड, आप माइनस कर देते हो इनकम टैक्स पेड, और आप माइनस कर देते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो आप उसको जोड़ देते हो। ठीक है, तो ये करने के बाद आपके पास फाइनली आ जाता है, आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट फॉर्मेट। तो आप इतनी सी तस्वीर में देख सकते हो कि मेरा पूरा का पूरा फॉर्मेट कैसे दिखने वाला है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये करने के बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके अंदर मैंने क्या क्या किया, ABCDIL को ऐड किया, माइनस किया, 5 अपोजिट चीजें, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जितने भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस उनको कंसीडर करने के बाद मेरे पास आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर मैं क्या कर देता हूं, जो बाकी चीजें उनको माइनस कर देता हूं, और फाइनली आ जाता है मेरे पास आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आया? तो ये पूरा फॉर्मेट एज इट इज आपको याद होना चाहिए। वो क्वेश्चन किसी भी एक चीज के बारे में निकाल के पूछ सकता है कि वो पर्टिकुलर चीज कहां जाने वाली है। अरे यार, यहाँ पे ना एक चीज रह गई, यहाँ पर इनकम टैक्स पेड है ना, यहाँ पे ऐड होगा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पे। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी यहाँ पर ऐड होगा। उस चीज का खास ध्यान रखना कि यहाँ पर रिफंड ऑफ इंगेज जो टैक्स रिफंड था ना, जो यहाँ माइनस हुआ, ये सेम चीज यहाँ पे जाके लास्ट में ऐड हो जाती है। दैट्स इट। अब ठीक है, अब पूरा ये ठीक है जी, आगे चले। एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये बहुत आसान है, यहाँ पे कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखो, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बहुत आसान है। वही गिनती की आइटम जो मैंने आपको पहले करवाई, वही गिनती की आइटम जो मैंने आपको पहले लिखवाई, वही सारी आ जाएंगी एज इट इज। यहाँ पे रिसिप्ट कब कब हो सकती है, पैसा आएगा कब कब, आप बोलोगे कि पहले हम जाना वाला देखते हैं, जाएगा कब कब, जाएगा कब कब। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले कि पैसा कब आएगा कब जाएगा, वो सारी की सारी आइटम्स आपको याद होनी चाहिए। हम कहेंगे कि यार कब जाता है, जैसे हमें पता है कि परचेज हो, 3 चीजें खरीद सको, नॉन करंट एसेट होती ही 3 है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर आपने इन तीनों चीजों को खरीदा तो आपका पैसा जाएगा, तो ये आपकी नेगेटिव की आइटम है, मैं यहीं पे माइनस लगा देता हूं। इसी तरीके से परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरी चीज आपके पास आती है, याद करो मैंने आपको बताया था PAI, पाई, P से होता है PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, A से होता है लॉन्ग टर्म एडवांसेस, I से इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म एडवांस, अगर आप अब कहते हैं कि कम कब होगा पैसा, कम कब होगा, देखो पैसा जब आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म एडवांस करोगे लोगों को, आप किसी को लोन दोगे तो लॉन्ग टर्म एडवांसेस। ठीक है, फिर पैसा आएगा कब कब, जब मान लो मैं कहूं कि सेलिंग पीपीई आपने बेच दी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने बेच दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने बेच दिया, या कोई इंटेंजिबल एसेट आपने बेच दी। इसी तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दी, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर दिया। यहाँ पे लॉन्ग टर्म एडवांसेस है तो आप कहोगे रीपेमेंट रिसीव हो गई, हमें रीपेमेंट कर दिया सामने वाले ने। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने बात किया था कि और क्या, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या आपने कोई लैंड कुछ खरीद रखा है तो उसके ऊपर आपको रेंट रिसीव होगा। अगर आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई शेयर्स खरीद रखे हैं, तो वहां पे आपको क्या रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव होगा। इसी तरीके से आपको रिसीव हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है कि जैसे आपने लॉन्ग टर्म एडवांसेस करे हुए हैं तो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। एक और चीज हमने देखी थी दैट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। तो यही सारी चीजें हमारे यहाँ पर आ जाएंगी जो मैंने आपको बिल्कुल डिट्टो सेम पहले लिखवाई थी। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर आ जाएगा नेट कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसी तरीके से फाइनेंसिंग देखते हैं। फाइनेंसिंग भी इतना सही है, फाइनेंसिंग में भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो देखो फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा मेरे पास। फाइनेंसिंग के लिए हमने देखा था कि तीन चीजें, हम अगर पैसा चाहिए और सोर्स ऑफ फंडिंग करनी हो तो हमारे पास तीन सोर्सेज होते हैं। शेयर्स इशू कर देना, मैं कहूंगा कि इशू ऑफ शेयर्स, पैसा आएगा इससे तो प्लस लगा दिया, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसी तरीके से इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को इशू करने से पैसा आ सकता है। इसी तरीके से लोन इंक्रीज हो जाना, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाना, या फिर हमने एक और चीज बात की थी कैश क्रेडिट इंक्रीज हो जाना। इन तीनों चीजों से पैसा आएगा, इन तीनों का अपोजिट पैसा जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स का अपोजिट हम पढ़ते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, तो बायबैक ऑफ शेयर्स। डिवेंचर्स का अपोजिट आएगा कि डिवेंचर्स को आप क्या कर दोगे, रिडीम कर दोगे, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को रिडीम कर दोगे। लोन है तो लोन की रीपेमेंट कर दो, लोन वापसी कर दो, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। और क्या आती है मेरे पास, या रीपेमेंट ऑफ लोन, या बैंक ओवरड्राफ्ट, या कैश क्रेडिट, कुछ भी आप वापस कर। अगर आपने शेयर्स इशू करेंगे तो आपको उनके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा, तो डिविडेंड पेड अगर है तो माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे आप डिविडेंड पेड। आप माइनस कर दोगे अगर आपको क्या कहते हैं डिबेंचर्स है तो आप उन पे इंटरेस्ट पे करोगे, तो इंटरेस्ट पेड। और आप माइनस कर दोगे जैसे आपने शेयर्स को इशू करा तो कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए तो आप वो माइनस कर दोगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस, या शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, या फिर आपका हो गया अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, तो आप इनको माइनस कर दोगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो या कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। चलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मेरी बिल्कुल अच्छे से डन है। अब मैं आपको सिखाता हूँ लास्ट चीज दैट इज अकाउंट्स, कि आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाना है और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनाना है। देखो जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है वो दो तरीकों से क्वेश्चन मिल सकता है, वो दोनों तरीकों का एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ तो आपको अच्छे से आपकी ना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मेरे पास या तो आता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे, या आता है मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो मैं आपको दोनों केसेस करवा दूंगा अच्छे से, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं दोनों केसेस करवा दूंगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए पहला केस देखते हैं। यहाँ पे है मेरे पास, मेरे को क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है। कहते हैं कि मशीनरी एट कॉस्ट 5 लाख की साल की शुरुआत में, ईयर एंड पे 6 लाख की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल की शुरुआत में 1.5 लाख का, साल के एंड में 1,60,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मशीन कॉस्टिंग ये। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि मेरे को कॉस्ट पे वैल्यू दे रखी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यूज करने वाला हूँ। तो एक तो मैं अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, एक तो अकाउंट बनाऊंगा मैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, और एक मैं बनाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब भी आपको दोनों चीजों की वैल्यूज दे रखी हो तो आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यूज करोगे। एक और तरीका पहचानने का है कि आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखी। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, जिसके ऊपर आता है डेप्रिसिएशन 40,000 की थी, आपने बेची 70,000 की। इस साल का डेप्रिसिएशन आपको नहीं दे रखा। ये दो हिंट होते हैं, एक तो आपको दोनों वैल्यूज दे रखी है और दूसरा आपको इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, तो आपको ये दो खाते बनाने इस तरीके से करना है। क्वेश्चन होगा कैसे, चीजें कौन सी कहाँ जाएंगी। पहले तो मशीनरी का बैलेंस लिख दो, ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
5 लाख, और यहां लिख दोगे आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है आपके पास 6 लाख। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस लिख दो। ओपनिंग बैलेंस कितना 1,50,000, क्लोजिंग कितना 1,60,000, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, एसेट का अपोजिट अकाउंट है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000। ठीक है जी, हमने इसका भी बैलेंस लिख दिया, इसका भी लिख दिया। अब देखते हैं कहानी क्या है। कहानी कहते हैं कि मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख, जिसकी 1 लाख कॉस्ट थी, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 40,000 वाज सोल्ड फॉर 70,000 ड्यूरिंग द ईयर। जब भी आप ये मेथड फॉलो करते हो तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी सोल्ड उसको आप ट्रांसफर करते हो। मैं क्या कह रहा हूं, जब भी आप ओरिजिनल कॉस्ट वाला मेथड फॉलो कर रहे हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मशीनरी सोल्ड पे है उसको आप मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। लेकिन जब WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू वाला मेथड फॉलो कर रहे होगे तो वहां पे ऐसा नहीं करोगे। बस ये दो ही फर्क, यही एक ही फर्क आएगा। तो अब यहाँ पर हम ये 40,000 का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर जब ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट रिड्यूस होगा। तो अब यहाँ पे लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, जो ये 40,000 में ट्रांसफर होंगे, और यहां लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। समझ आ गई बात। अब कहते हैं कि आपने 1 लाख वाली मशीन जिसके ऊपर 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था वो आपने 70 की बेची, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 1 लाख वाली मशीन 40,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद मेरे पास कितने की होगी, वो 60,000 की होगी। 60 वाली बेच दी 70 की, तो 10,000 का फायदा हो गया। तो पहले तो मैं 70 की बेच दूं, तो यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी की क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 70,000। लॉस होता तो इधर आता, गेन है तो इधर आएगा, टू गेन ऑन सेल कितना है 10,000 का। बस आपने सारा काम कर दिया। अब आप इनको बैलेंस करोगे, 1,60,000 प्लस 40,000 2 लाख, ये भी 2 लाख। यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा आपका, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा आपके पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा है, दैट इज 50,000। यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 7,4,11, तो 7,10,000, ये भी हुआ 7,10,000। तो ये आ जाएगा मेरे पास टू बैंक अकाउंट, कितने की मैंने मशीनरी खरीद ली। तो ये है मेरा मशीनरी परचेस्ड, जो भी चीज है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्क नहीं पड़ता कितना, 7,10,000 माइनस 5,10 2 लाख। अब देखते हैं कौन सी चीज कहां पर जाती है, इनमें से कौन सी चीज कहां जाएगी। तो बहुत सिंपल है, देखो BD-CD कहीं नहीं जाते होते, ये आपको बहुत जरूरी अच्छे से पता होना चाहिए। ये BD ये कहीं नहीं जाएगा, ये BD-CD कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर एंट्री भी कहीं नहीं जाएगी, ये भी कहीं नहीं जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, बाकी हर चीज जाएगी। गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल कहां पे जाता है, गेन ऑन सेल कहां जाता है, ऑपरेटिंग के अंदर एडजस्टमेंट्स में आप क्या कर देते हो, इसको माइनस करते हो। याद है, ऐड करना ABCDIL, तो L होता है लॉस, गेन हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, तो ये माइनस करोगे। टू बैंक अकाउंट मशीनरी परचेस्ड, ये आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा, मशीनरी खरीदी माइनस होगा। बाय बैंक अकाउंट, ये मशीनरी सेल करी थी, ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग के अंदर, ऐड होगा कि मशीनरी आपने बेच दी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक ही चीज आ रही है आपके पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये ऑपरेटिंग के अंदर जाता है, एडजस्टमेंट्स में ABCDIL में D से होता है डेप्रिसिएशन, तो आप इसको ऐड कर दोगे वहां पर। ट्रीटमेंट समझ है, तो मैंने आपको सिखाया अकाउंट कैसे बनेंगे, मैंने आपको सिखाया उनमें से किस किस चीज का ट्रीटमेंट होगा और कहां कहां पे वो ट्रीटमेंट जाएगा। अब देखें इसका WDV वाला अकाउंट कैसे दिखेगा। तो देखो मशीनरी की वैल्यू दे रखी है आपको, रिटर्न डाउन वैल्यूज दे रखी है 4 लाख 480। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं अ मशीन विद कॉस्टिंग 70,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 30,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000 ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। ठीक है, मैंने आपको इसको करने के तरीके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यूज ही नहीं दे रखी तो मतलब समझ आएगा कि मशीनरी WDV, ये ना लिखता तब भी आपको समझना है कि मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू ही दे रखी है आपको। दूसरा तरीका कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, तो इसका मतलब आपको WDV यूज करना है। जब आप WDV यूज करते हो, जब आप ये मेथड यूज कर रहे हो, तो बेसिकली
आपका एक ही खाता बनता है, दैट इज मशीनरी अकाउंट, बस दैट इज मशीनरी अकाउंट, और कोई खाता नहीं बनेगा, और कोई खाता नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले तो लिखते हैं हम टू बैलेंस बीटी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या है मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 4,80,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूं मैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4,80,000। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अ मशीन कॉस्टिंग 70,000, एक मशीन जिसके ऊपर कॉस्टिंग 70,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000। मैंने कहा था जब WDV, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हो तब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर नहीं करते हो। तो 70,000, 30,000 डेप्रिसिएशन, इसका मतलब 40,000 की मशीन है, बस आप इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन में हेल्प लोगे। वो सोल्ड फॉर 35,000, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि 40 वाली तुमने 35 की बेची। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले तो बाय बैंक अकाउंट, कितने की बेची आपने, 35,000 की। बाकी क्या रह गया आपका, लॉस, बाय लॉस ऑन सेल 5,000। ठीक है जी, तो मशीनरी 40 वाली मशीन 35 की बेची, तो 35,000 कैश आ गया और 5,000 का लॉस हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000, तो ये डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन। उस वाले केस में जहां पे ओरिजिनल कॉस्ट होता है तो वहां पे डेप्रिसिएशन कहां पे जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाता है। लेकिन रिटर्न डाउन के केस में जो डेप्रिसिएशन होता है वो मशीनरी अकाउंट में ही आ जाता है। वो कहां जाता है, मशीनरी अकाउंट में ही आ जाता है। कितना है जी, 60,000। कितना है, 60,000। ओके, बस और कुछ भी नहीं है, बैलेंस कर दो। तो 480 प्लस 60, ये 1 लाख हो गया ना पूरा, तो 580, 5,80,000। जो बैलेंसिंग फिगर आया 1,80,000 का, वो क्या है आपका, टू बैंक अकाउंट है। मशीनरी परचेज करिए आपने इतने की, कितना है, 1,80,000। समझ आई। अब फिर से कौन सी चीज कहां जाएगी, BDCD कहीं नहीं जाते, ये कहीं नहीं जाते। ठीक है, बाकी चीजों का देखें। मशीनरी परचेस्ड, जो मशीनरी तुमने खरीदी है इन्वेस्टिंग में जाएगी और माइनस होगा। बाय बैंक, जो तुमने मशीनरी बेची है ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग में जाएगी और प्लस होगा। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कहां जाता है, ऑपरेटिंग के अंदर एडजस्टमेंट्स में ऐड होता है, ऑपरेटिंग के अंदर एडजस्टमेंट्स में ऐड होता है ABCDIL। बाय डेप्रिसिएशन, ये कहा जाता है, ये भी ऑपरेटिंग के अंदर एडजस्टमेंट्स के अंदर ABCD में ये डेप्रिसिएशन में ये ऐड होता है। समझ आ गई बात, समझ आई बात। तो दैट्स इट। तो ये इस तरीके से आप इसका अकाउंट बनाने वाले हो। एक आखिरी अकाउंट देख लो जल्दी से, एक आखिरी अकाउंट दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। वो भी आपसे पूछ लेता है कई बार, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में देखो क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट का होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये होगा आपके पास टू बैलेंस कैरेट डाउन, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया होगा। अब यहां पर एक चीज आती है और एक यहां आती है, इन दोनों में से कोई एक चीज दी गई होगी। वो क्या, उसने मान लो आपको दे रखे, यहां पर क्या था आपको बता दूं, टू बैंक अकाउंट, यहां पर आता है टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में इनकम टैक्स पेड। आपको इनमें से एक फिगर दिया होगा, या तो उसने बता रखा होगा कि इनकम टैक्स पेड कितना है, वो यहां पे दिया होगा, तो आपका बैलेंसिंग फिगर ये बन जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये होता है बेसिकली प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आपको ये बैलेंस दिया होगा तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ये दिया होगा तो ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। दोनों ही नहीं दे रखे, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग दे रखा है, तो आप ओपनिंग को मान लेते हो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, तो ओपनिंग को मान लेते हो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, और क्लोजिंग को आप मान लेते हो इनकम टैक्स पेड। ठीक है, उस हिसाब से देखो, अब ध्यान रख लेना कि कहां पे आपने वो चीजें लिखी है।
कि कौन सी चीज का ट्रीटमेंट मेरे फॉर्मेट में कहाँ है, कि जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर हम ऐड करते हैं जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं, और इनकम टैक्स पेड का आप क्या करते हो, इनकम टैक्स पेड आप अपना क्या कहते हैं लास्ट में जाके माइनस करते हो। इसी तरीके से अगर ये दोनों दे रखे साथ में इनमें से एक चीज दे रखी है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाले में ये अमाउंट जाएगा, वो नहीं जाएगा, और इनकम टैक्स पेड में ये अमाउंट जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द क्लास पे, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे आपको लगता है थोड़ा डर, लेकिन हमने वो कर दिया डर खत्म। पूरे के चैप्टर का पूरा सारा कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। एक एक चीज के अच्छे से नोट्स बना लेना।